सिर्फ सच। नमस्कार, द त्रिकाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद पर। इजराइल और फिलिस्तीनियों के विवाद को समझने के लिए पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इजरायली और फिलिस्तीनी है कौन। इजरायली जो है वो मूलतः यहूदी हैं और जो फ़लस्तीनी है वो अरब मुसलमान है। दोनों के बारे में कहा जाता है कि पैगंबर इब्राहिम की संतानें थी। एक उनके दो बेटे थे, एक बेटे ने जो अपने धर्म को आगे बढ़ाया वो यहूदी कहलाया और जिसने दूसरे को बढ़ाया वो अरब मुस्लिम थे। और वहाँ पर उन्होंने अपने धर्म की स्थापना के लिए जो धर्म स्थल जिसे हम मस्जिद कहते हैं और वो यहूदी उसे मंदिर कहते हैं, वहाँ उसकी स्थापना की। और यह स्थापना वहाँ पर यरूशलेम में हुई और यरूशलेम सबसे पवित्र स्थान माना जाता। मुस्लिम इसे दुनिया का सबसे पवित्र स्थान मानते हैं और उनकी नज़र में ही है तीसरे स्थान का। मक्का मदीना के बाद यरूशलेम उनका पवित्र स्थान है। इसी तरीके से ये जो यहूदी हैं, यहूदियों का मानना था कि यहाँ जो टेम्पल बना है उस टेम्पल में एडम जो इंसान की उत्पत्ति का पहला हुआ, वहाँ एडम यहीं पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर एक दीवार खड़ी हुई जहाँ पर वो खड़े होकर अपनी प्रार्थना करते हैं और वो कई बार वहाँ रोते भी, रोक कर भी अपनी याचना करते हैं। इसी तरीके से जब ईसाई यहाँ ब्रिटेन लोग आए तो उन्होंने भी यहाँ पर अपने सबसे ईसा मसीह के जन्म स्थल मानते हैं कि यहाँ पर यरूशलेम में ही ईसा मसीह का जन्म। ये टोटल रकबा जो है ज़मीन है वो 35 एकड़ है। ये सारा विवाद के जड़ उस 35 एकड़ का रकबा है जहाँ तीन धर्मों को माना जाता है, पवित्र स्थान मानते हैं। तीन धर्म के लोग उसे पवित्र स्थान मानते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि जब यहूदी थे, यहूदियों को जब फैला तो ये जर्मनी में भी सबसे ज़्यादा थे। और जर्मनी में जब नाजियों का शासन आया 1933 की बात होगी और वहाँ पर हिटलर ने इनसे बदला लेने की कोशिश की। क्यों हिटलर ये मानता था कि प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई तो उसमें यहूदी सबसे बड़े कारण थे और उन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी। तो लगभग 60 लाख यहूदियों का नरसंहार हिटलर ने किया। जो लगभग 60,000 यहूदी बच गए थे वो जब जहाज पर बैठ रहे थे तो वहाँ हिटलर ने ये बोलकर बताया कि दुनिया ये देखेगी कि 60,000 यहूदियों को मैंने जिंदा इसलिए छोड़ा कि वो देखे कि गद्दारी का नतीजा क्या होता है। जब ये लोग अलग अलग देशों में उस जहाज़ों पर बैठकर पहुंचे तो किसी ने शरण नहीं दी, यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी नहीं दी। तो जब ये बोला गया कि साहब इजराइल में कुछ यहूदी रहते हैं तो उनको वहाँ जाने का बोला गया। तो अरबों ने भी, जो अरब मुस्लिम थे उन्होंने इनको शरण दी। तो जो 60,000 थे वो आके वहाँ बस गए। इस तरीके से यहूदी इजराइल में आकर बसने लगे और उन्होंने उसको डेवलप करने का काम शुरू किया। और जो अरब के मुसलमान थे वो उनके साथ बड़े दोस्ताना संबंध थे क्योंकि दोनों की लगभग एक जैसी धार्मिक वो थी तो साथ में रहने लगे। लेकिन 120 साल जब आज से 120 साल पहले इनमें कुछ दंगे फसाद होना शुरू हुए धर्म को लेकर, यरूशलेम को लेकर, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि इजराइल जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और फिलिस्तीनियों को पीछे धकेल रहा है। और जब इस विवाद में हुए तो दंगे, गृह युद्ध जैसे दंगे होने लगे, कुछ बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन ये विवाद चलता रहा और इसके साथ जब ब्रिटेन का शासन था तो ब्रिटेन ने इन दोनों धर्मों के लोगों को अलग अलग करने की कोशिश की। जब ये विवाद हुआ तब आज़ाद होने लगा तो 1948 में जब इजराइल और फिलिस्तीनी को आज़ाद करने की बात हुई तो ब्रिटेन ने उन दो देश बना दिए। एक देश बनाया इजराइल, एक बनाया फिलिस्तीनी। फिलिस्तीन को 44% जगह दी और 42% जगह दी इजराइल को। लेकिन फिलिस्तीनियों ने इस बात को नहीं माना। उनका कहना था कि हम यहाँ मूलतः यहाँ के रहने वाले हैं और लगभग हम 300 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये हमारी संपत्ति, इसलिए हम इनको हिस्सा नहीं देंगे। इनको यदि बसाना है तो कहीं और ले जाके बसाओ। लेकिन इजराइल इस बात को माने नहीं। इजराइलियों ने ये किया कि उन्होंने अपने देश को स्थापना के लिए वहीं स्वीकार कर लिया 42% जगह को और धीरे धीरे वो वहाँ पर विकास में जुड़ गए। अब इजरायली इतने बुद्धिजीवी हैं और पढ़े लिखी कौम है, उसने डेवलपमेंट, विकास के प्रति ज़्यादा सोच अच्छी थी। तो दुनिया की इकोनॉमी उनका सबसे बड़ा हाथ है। देखिए अमेरिका में जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे आइंस्टीन हो, ये तमाम लोग जो थे वो दुनिया को विकासशील आदमी थे और डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते थे और उन्होंने दुनिया की इकोनॉमी बड़ा योगदान दिया। इस तरीके से वो धीरे धीरे अपन ये कहें कि अमेरिका का दत्तक पुत्र जैसा इजराइल हो गया और अमेरिका का बड़ा धस उस पर हो गया।
देखिए यहाँ फ़लस्तीनी जो संघर्ष कर रहे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से करते थे, बीच में पहले करते थे, और उनका मदद की दुनिया हमारे बारे में सोचे तो यासर अराफत उनके लीडर हुए, और यासर अराफत ने शांतिपूर्ण तरीके से फ़लस्तीनी मुक्ति मोर्चा बनाया और फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की, फ़लस्तीनी को अपने ज़मीन का हक दिलाने की जंग छेड़ी। देखिए भारत शुरू से मानता रहा है कि इजरायलियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया है और इसलिए उसे फ़लस्तीन देना होगा। ये भारत की जो प्रारंभिक सोच थी, शुरू में जो विदेश नीति थी उसके तहत भारत ये सोचता चला आ रहा था कि फ़लस्तीनी वहाँ के मूल निवासी और इजरायलियों ने कब्जा किया, इसलिए हमारे देश ने कभी इजराइल को उस समय तक 1980 तक मान्यता नहीं दी थी और हम फ़लस्तीनी के साथ थे। इसकी एक वजह और भी है कि जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया तो पाकिस्तान ने अरब देशों में जाकर किया कि मुसलमानों पर भारत ने अत्याचार किया है और कत्लेआम किया है और भारत में रह रहे मुसलमानों के साथ भी गलत हो रहा है, तो इसके लेकर उन्होंने एक संगठन बनाकर अरब देशों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया। लेकिन इस भी हमारे जो सबसे अच्छे मित्र थे यासर अराफत, उन्होंने अरब देशों की एक बैठक बुलाई और उसमें भारत का पक्ष रखा और सारे अरब देशों के लिए राजी कर लिया कि भारत ने जो बांग्लादेश बनाया, आज़ाद कराया है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है और अरब देशों ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। इसी तरीके से भारत ने जब उन्होंने हमारा साथ दिया यासर अराफत ने, तो भारत ने उनको, इंदिरा गांधी ने उनको शांति पुरस्कार भी दिया। और ये देखिए कि यूएन भी यासर अराफत को मान्यता देता था। यूएन ने फ़लस्तीनियों का पक्ष रखने के लिए यूएन में बोलने का मौका भी यासर अराफत को दिया था। अब देखिए हमास कहाँ से आया? ये हमास है कौन? हमास ये उग्रपंथी संगठन था जो चाहता था कि देश में आज़ादी के लिए यदि संघर्ष करना है तो खून खराब हो, हिंसा हो, हमले हों, इसलिए युवाओं का एक संगठन था जो चाहता था उसे। एक्चुअल में जो इजराइल था वो सोचता था कि शांतिपूर्ण तरीके से यदि फ़लस्तीनी मुक्ति मोर्चा लड़ता रहेगा, फ़लस्तीनी लोग लड़ते रहेंगे तो उन्हें दुनिया में मान्यता मिल रही थी, और जिस तरीके से यासर अराफत को वजन मिल रहा था वो उनके गले नहीं उतर रहा था क्योंकि लोग इजराइल को मान्यता नहीं दे रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हिंसा, जब तक हिंसा नहीं आएगी तो दुनिया की नज़रें नहीं आएंगी और दुनिया देखेगी कि कैसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ से ध्यान हट जाएगा। तो उन्होंने एक हमास संगठन खड़ा किया। ये इजराइल का ही कहना है। इजराइल के अधिकृत लोगों ने भी बताया कि इजराइल पैसा देता था हमास को, और उन्होंने धीरे धीरे उस जो चरमपंथी गुट था उसने शांतिपूर्ण गुटों पर जो लड़ाई, मुक्ति मोर्चा लड़ाई लड़ रहा था, उसको पीछे कर दिया और वो खुद आगे आ गए और इस तरीके से वो हमले करने लगे। धीरे धीरे हिंसा की बातें होने लगी और इजराइल और फ़लस्तीनियों में युद्ध होने लगा। देखिए इसके बाद सबसे बड़ा जो झगड़ा हुआ 2014 में हुआ, जब 3 देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। हालांकि इजराइल ने उनको हरा दिया और यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। यरूशलेम को उसने अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया, जो कि सबसे पवित्र देश था। जब इसके पहले जब यूएन ने इसमें हस्तक्षेप किया था तो ये बोला था कि ये यरूशलेम का जो 35 एकड़ का पवित्र क्षेत्र है उसकी देखरेख यूएन करेगा, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जब 3 देशों का झगड़ा हुआ तो उसमें इजराइल ने उन तीनों देशों को हरा दिया और उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया, यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। अब और उसको अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया। धीरे धीरे अमेरिका और रूस ने भी उसको राजधानी के रूप में मान्यता दे दी और अपने राजदूत बना दिए। लेकिन भारत इससे दूर रहा। भारत ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से ये बात बोली कि दोनों पक्षों में हमले नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए। भारत की नीति रही है कि हमलों के में कब्जाई ज़मीन पर हक नहीं रखा जा सकता, उसे वापस करना होगा। तो उनका ये कहना था कि जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन है वो वापस की जाए और जो हिंसा हो रही है, जो निरीह लोग नागरिक मारे जा रहे हैं, उसको हमारा कोई, आज भी हमारा लगभग यही स्टैंड है। हम इजराइल से हमारे संबंध 1980 से बहुत अच्छे होने लगे थे, इजराइल से हमारे भी संबंध हैं और 1992 में भी इजराइल को हमने कुछ स्तर पर मान्यता भी दे दी और उससे हमारे व्यापारिक संबंध भी बन गए थे। धीरे धीरे हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने इजराइल से बड़े अच्छे संबंध कर लिए, लेकिन फ़िलिस्तीनियों से भी हमारे वैसे ही संबंध हैं जैसे पूर्व में रहे। हमारी विदेश नीति रही है कि हम हिंसा का कभी साथ नहीं दिया, हिंसा के साथ नहीं रहे हैं, तो यह नीति भी वहाँ चलती आ रही है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि भारत अभी बड़े कूटनीतिक तरीके से देख रहा है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम इस जो दुनिया में ये बताया जा रहा है, ये लग रहा है कि यहाँ से विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, विश्व युद्ध होगा। मेरा ऐसा निजी मानना है कि अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। हाँ, ये नेताऊ जो वहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं वो 4 चुनाव जीत चुके हैं, 4 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिल रहा है
और वहाँ कुछ अरब प्रतिनिधि हैं और एक और दूसरा जो विरोधी गुट है उसे भी सीटें मिल रही हैं, और इन 3 गुट होने की वजह से उनको बहुमत नहीं ले रहा, और 4 चुनाव वहाँ पर हो गए और नेताऊ पूर्ण बहुमत नहीं ले पा रहे। तो नेताऊ का भी यह सोचना है कि जब तक हम इस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना इजराइल में और तेज़ी से नहीं भरेंगे तब तक हमको बहुमत नहीं मिलेगा। तो वे चाहते हैं कि इस बार हमास को बड़े तरीके से चोट पहुँचाई जाए और दुनिया को इजरायलियों को बताया जाए कि नेताऊ उनके सबसे बड़े हित संरक्षक हैं और शांति की स्थापना या उनके जीवन की सुरक्षा नेताऊ के पार्टी के नेतृत्व में होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं कि वो दुनिया की भी अभी जो अपीलें हो रही हैं उसको नहीं मान रहे। उनका कहना है कि हम हमास को ख़त्म करके मानेंगे और उसके आगे ले जाकर ही सारी बातें करेंगे। तो ये जो अभी देख रहे हैं मिसाइलों से जो तरीके से हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो इसमें इजराइल थोड़ा सा हावी दिख रहा है और उसकी वजह वहाँ का स्थानीय चुनाव भी है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि अरब देशों ने अभी फिलिस्तीनियों से थोड़ा दूरी बनाकर रखी हुई है। उसकी वजह है कि बड़ी तेज़ी से जो आजकल दुनिया में व्यापार सबसे प्रमुख चीज़ हो गई, जो अरब हैं वो भी उन्होंने इजराइल को मान्यता देने लगे, या इजराइल के साथ भी कुछ देश जो हैं व्यापार करने लगे और उनके साथ उनके अच्छे संबंध हो गए। अब देखिए हमास को जो हथियार या पैसा जो मदद मिल रहा है वो चीन की तरफ से, ऐसा कहा जाता है कि चीन के रास्ते उनको मदद मिल रही, क्योंकि चीन अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है। वो जानता है कि इजराइल जो है अमेरिका बिगड़ा हुआ पुत्र है और इसलिए वो उनके साथ उनका समर्थन करता दिखता है। यूएन में भी जब अभी इसी 2 दिन पहले ही वहाँ यूएन में इस विषय पर चर्चा हुई तो एक संयुक्त वक्तव्य जारी होने वाला था, उसे रुकवा दिया गया और ये कहा गया कि भाई अभी इस समय में दोनों पक्षों से अपील कर दें कि पहले शांति स्थापित करें और फिर आगे हम आकर देखेंगे। तो अभी दुनिया को इस बहुत ज़्यादा चिंतित ये लग रहा दुनिया इस बात को लेकर बड़ा चिंतित है कि शायद इससे विश्व युद्ध हो सकता है। तो मेरा मानना है कि अभी विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसकी खास वजह यह है कि हमास उतना बड़ा संगठन नहीं है कि वो दुनिया उसके पीछे खड़ी हो जाए या अरब देश उसके पीछे खड़े हो जाए। उसे हमास को एक चरमपंथी गुट माना जाता है। फिलिस्तीनी की कोई सेना तो है नहीं या कोई उनका अधिकृत राज्य तो है नहीं, तो हमास ने गैर कानूनी तरीके से जो हथियारों को जुटाया उससे वह लड़ाई लड़ रहा है और वो इजराइल पर मिसाइलों को दाग रहा है। और इस तरीके से ये कहना कि दुनिया उसके पीछे हमास के साथ खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो भी कुछ होगा इजराइल और इनके बीच में शांति होगी। इजराइल जो दावे कर रहा है वो हमास को ख़त्म करने की बात कर रहा है, क्योंकि वह उसे एक चरमपंथी और आतंकवादी गुट बता रहा है। और ये लगभग इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि इजराइल जिस तरीके से हमास को आतंकवादी संगठन बता रहा है वह बिल्कुल सही भी है। और इसलिए अभी हमें हिंदुस्तान के लोगों को भी देखना चाहिए, शांति के साथ देखना चाहिए कि पहले हो क्या रहा। वहाँ जो युद्ध है वो 2 भाइयों के बीच में, देखिए उन पैगंबर इब्राहिम की संतानें दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है और दोनों ही लड़ रही हैं। दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद है। ये विवाद इसी तरीके से चलता रहेगा। यदि शांतिपूर्ण हल निकलेगा तो इजराइल ये चाहता है कि सारे फिलिस्तीनी हट जाए यहाँ से और उनका इजराइल का इस पर कब्जा हो जाए। तो अभी रुको और देखो की नीति पर हमको देखना चाहिए और भारत के लोगों को इसको बड़े सतर्कता से सारे पक्षों को देखते हुए अपने को सोच विचार करना चाहिए। और देश की विदेश नीति हमारी बड़ी सक्षम है और देश की सरकार हमारी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो भी बड़े कूटनीतिक तरीके से इस पर नज़र रखे हुए और बड़े तरीके से उसमें शांतिपूर्ण तरीके से उसका हल चाहती है। और जो भी वक्तव्य आ रहे हैं बड़े सधे हुए हैं। देखिए आप दोनों पक्षों को लेकर हमारी भारत सरकार जो है उसमें अपना पक्ष रख रही, तो हमें तो कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए वहाँ क्या हो रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।